नमस्कार दोस्तों। हाल ही में अभी यूनियन कैबिनेट ने 2024 का जो अधिनियम था जिसको परीक्षा लीक को रोक लगाने के लिए लाया गया था उसमें संशोधन करने के लिए एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी है, जिसके माध्यम से अब जो भी लोग प्रश्न पत्र लीक करेंगे उन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे देश में एक संगठित परीक्षा माफिया है उन पर रोक लगाई जाएगी। 2024 के अधिनियम में जो जो कमियां थी उन सारी कमियों को दूर करने का प्रयास इस संशोधन के माध्यम से किया जाएगा। और इन सब के पीछे का कारण क्या है, तो अभी आपने देखा कि जंतर मंतर पर जो इतना बड़ा छात्र आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के बाद सरकार पर एक दबाव बना। सरकार के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे उनको इस्तीफा भी देना पड़ा। तो जाहिर सी बात है, अब इस कानून के माध्यम से, इस संशोधन के माध्यम से आगे ऐसी कोई नीट पेपर लीक जैसे घटना हमें देश में ना देखने को मिले, इस बात को इंश्योर किया जाएगा। तो आज के सेशन में हम इसी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक को रोकने वाले जो नए कानून का ड्राफ्ट बिल है, इसमें कौन-कौन सी नई बातें की गई हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस 2024 के एक्ट में कई सारे अब इसमें प्रावधान थे। जैसे इसका जो इसको जब लाया गया था तो उसका उद्देश्य ये था कि हमारे देश में जो भी सार्वजनिक परीक्षाएं होती हैं उन सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक को रोकना, संगठित रूप से जो नकल करवाए जाते हैं उसको रोकना, हमारे देश में जो परीक्षा माफिया जो कि पेपर लीक करवाता है उस पर कार्रवाई करना, और हमारे देश में जो परीक्षा प्रक्रिया है उसके निष्पक्षता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी था। तो इन्हीं उद्देश्यों के मद्देनज़र इस कानून को 2024 में लाया गया था। ये जो कानून है ये यूपीएससी, एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आईबीपीएस, इसके अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन सभी परीक्षाओं पर लागू होता था जो कि मुख्यतः केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं हैं। अब ये 2024 का जो अधिनियम था इसमें कई सारे दंड के प्रावधान थे। जैसे इस अधिनियम की धारा 10 कहती थी कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अनुचित साधनों का प्रयोग करता है तो उसको 3 से 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता था और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता था। धारा 11 इस कानून की ये कहती थी कि अगर संगठित अपराध हो रहा है तो फिर 5 से 10 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता था। लेकिन ये जो 2024 का कानून था इसमें कई सारी बातें ऐसी थी जो कि इस कानून को लिमिट करती थी, उसकी एक सीमा बनाती थी। जैसे इस कानून में जाँच में बहुत देरी होती थी, वर्षों तक जाँच लंबित रहती थी, जो अभियोजन होता है वो कमज़ोर हो जाता था, तो सज़ा नहीं मिल पाती थी। जो मतलब परीक्षा लीक करने का दोषी होता था, उसको उसको दोषी साबित नहीं किया जा पा रहा था। इसके अलावा मुकदमों में काफ़ी देरी होती थी। मतलब वर्षों-वर्षों तक जो मामले हैं, उनका निर्णय ही नहीं हो पाता था। इस पूरे कानून में फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोई भी चर्चा नहीं थी, कोई विशेष न्यायालय बनाने की बात नहीं थी। इसके अलावा इस कानून में समय सीमा का अभाव था। इसमें ये नहीं बताया गया था कि जाँच की समय सीमा क्या हो, ट्रायल की समय सीमा क्या हो। और फिर आलोचक ये भी मानते हैं कि जो दंड की बात इस कानून में की गई थी, वो दंड पर्याप्त नहीं था, क्योंकि जो संगठित परीक्षा माफिया हमारे देश में इतने बड़े स्तर पे अपराध करता है, उनके लिए जो मौजूदा दंड के प्रावधान थे, वो निवारक नहीं थे। इन्हीं सारी कमियों को ध्यान में रखते हुए ये जो 2026 में ड्राफ्ट बिल लाया गया है उसमें कई सारे संशोधन को प्रस्तावित किया गया है। जैसे इसमें नई व्यवस्था के अनुसार जो कारावास है उसको अधिकतम 10 वर्ष कर दिया गया है और जुर्माने को अधिकतम 10 करोड़ तक कर दिया गया है। इसके अलावा 2024 के अधिनियम में जाँच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा नहीं थी, ट्रायल के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। तो अब इस संशोधन के माध्यम से अब 2 महीने के भीतर जाँच को पूरा करना पड़ेगा और 3 महीने के भीतर ट्रायल को पूरा करना पड़ेगा। यानी कि 5 महीने के भीतर पूरे मामले को अब निपटाना ही पड़ेगा, ऐसा इस संशोधन में कहा गया है। फिर इस संशोधन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की जाएगी, ताकि 5 महीने के भीतर ही किसी भी मामले का निस्तारण हो पाए। इस संशोधन में मैं आपको बता दूं कि पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को एक वैधानिक आधार दिया गया है, और जो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं उनके अनुसार ये सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं ये बॉम्बे हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि यही वो सारे हाई कोर्ट्स हैं जहाँ पे नीट के सबसे ज़्यादा मामले हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो संशोधन है इसका क्या महत्व है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन संशोधनों के माध्यम से जो निवारक प्रभाव है, जो डिटरेंस है, वो और ज़्यादा मजबूत होगा। क्योंकि अगर 10 वर्ष तक की जेल का प्रावधान है, 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है, तो परीक्षा माफिया जो है उसके लिए एक बड़ा खतरा हमें देखने को मिलेगा। फिर इसमें जो जांच की समय सीमा होती है उसको निर्धारित किया गया है, तो त्वरित न्याय न्याय हमें देखने को मिलेगा। जो मामले पहले वर्षों तक चलते थे, अब उन सारे मामलों को 5 महीने के अंदर निष्पादित कर दिया जाएगा। फिर इसमें संस्थागत सुधार की भी चर्चा की गई है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। एक स्पष्ट समय सीमा के भीतर किसी भी मामले को खत्म करने की बात की गई है। प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की बात की गई है। इसके साथ-साथ जन विश्वास में वृद्धि भी होगी, क्योंकि छात्रों का विश्वास इस कानून में संशोधन के माध्यम से बढ़ेगा।
जब पेपर लीक रुकेंगे इस कानून के माध्यम से, तो छात्रों का विश्वास बढ़ेगा, अभिभावकों का भरोसा हमारे देश की व्यवस्था पर लौटेगा और हमारे देश में जो भी परीक्षाएँ हो रही हैं, उनकी विश्वसनीयता मजबूत होगी। तो दो जो हमारे देश में शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी और शिक्षा प्रणाली में जितने भी संगठित अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में हमें कमी देखने को मिलेगी। तो निष्कर्षतः दोस्तों, जो पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 था, उसमें जो भी प्रस्तावित संशोधन है, ये भारत की परीक्षा प्रणाली को ज़्यादा विश्वसनीय बनाएँगे, ज़्यादा पारदर्शी बनाएँगे और हमारे देश में जवाबदेही स्थापित करने की दिशा में इसको एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालाँकि कठोर दंड, समयबद्ध जाँच, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना परीक्षा माफिया के विरुद्ध एक प्रभावी निवारक सिद्ध हो सकती है। लेकिन अगर इस संशोधन की अगर हमें अपने देश में शिक्षा व्यवस्था की दीर्घकालिक सफलता चाहिए, तो परीक्षा संस्थानों में भी हमें संरचनात्मक सुधार करने पड़ेंगे। जो डिजिटल सुरक्षा है, उसका सुदृढ़ीकरण करना पड़ेगा और एक संस्थागत जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों को आपस में समन्वय करके एक साथ शिक्षा को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो शिक्षा है, वो हमारे देश में समवर्ती सूची का हिस्सा है, कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो ये हमारा आज का सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस संशोधन के बारे में आपने समझा होगा, क्या-क्या बदलाव किए जाने की संभावना है, इसके बारे में आपने समझा होगा। जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आपको इस पूरे वीडियो का नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को ज़रूर जॉइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।